क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहला केस में है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। अगर ये तीन फोर्स काम कर रहे हो किसी बॉडी पे, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है कि नहीं, ये चेक करना है। फिर सेकंड केस है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। अगर ये तीनों फोर्स लगाया जाए बॉडी के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में एज पर योर चॉइस, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ सकता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट केस ले रहे हैं 5, 10, 20 एंड 30। और एक केस और ले रहे हैं 4, 5, 10, 20 एंड 40। तो इन सारे केसेस में इक्विलिब्रियम को टेस्ट करना है। तो पहले एक केस मैं बता रहा हूं कि कैसे इसको करते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं 5 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। सपोज ये बॉडी है और इसको इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। तो तरीका क्या है कि इन तीन में से किसी एक फोर्स को P, किसी एक फोर्स को Q और किसी एक को R मान लीजिए। और P और Q का रिजल्टेंट जो होता है, PQ का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये P माइनस Q और P प्लस Q के बीच ही होता है रिजल्टेंट का। इन दोनों का रिजल्टेंट R1 मान लीजिए। R1 का रेंज जो होगा 10 माइनस 5 न्यूटन, और 10 प्लस 5 15 न्यूटन, जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर से आता है। तो P और Q मिला के एक फोर्स ये बन गया, और 20 न्यूटन को अकेला छोड़ दिए R, और R1 इधर कर दिए, क्योंकि हम लोग बॉडी को बैलेंस करना चाहते हैं। R1 की वैल्यू, ये जो R की वैल्यू 20 न्यूटन रहेगी, दैट इज 20 न्यूटन। और R1 की वैल्यू है 5 न्यूटन से 15 न्यूटन के बीच में। तो R1 की वैल्यू 5 से 15 के बीच में, और R की वैल्यू 20 है। आपको ये चेक करना, ये कभी भी इसको बैलेंस कर सकता है। तो देखिए, ये 15 से ज्यादा नहीं हो सकता, और ये तो फिक्स है 20। तो ये 15 वाला 20 को कैसे बैलेंस कर पाएगा? बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला केस का आंसर हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। किसी भी परिस्थिति में इक्विलिब्रियम में नहीं लाया जा सकता। In second case, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। PQ हमेशा इसी को मानना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी को भी मान सकते हैं। इसको P, इसको Q, इसको R मान लिया मैंने, और इन दोनों का रिजल्टेंट R1 मान लिया। तो R1 की वैल्यू 5 न्यूटन, 15 माइनस 10 टू 15 प्लस 10, 25 न्यूटन तक होगी। अगेन यू कैन सी दिस इज द बॉडी। इधर लग रहा है R1, जो कि 5 से 25 तक है, 5 न्यूटन से 25 न्यूटन। और इधर है R विच इज 5 न्यूटन ओनली। यानी इस तरफ का फोर्स 5 न्यूटन है, और इधर वाला फोर्स 5 से 25 के बीच में। हम लोग जो चाहें वो मैनेज कर सकते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि पॉसिबल है कि नहीं है। नहीं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि 5 न्यूटन बैलेंस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सही है। फर्स्ट केस का आंसर हुआ इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल, जैसा यहां दिख रहा है, इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। सेकेंड केस में आया इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 और 30, 20 एंड 30।
इसमें क्या करना है, जब 4 फोर्स हो गए तो आप पेयर बना लीजिए, 2 पेयर। एक को मान लेते हैं P1 Q1 और एक को मान लेते हैं P2 Q2। इसमें भी जिस चारों में से किसी को भी P1 और किसी को भी Q1 माना जा सकता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले को ही P1 या Q1 माने। इस तरीके से हम लोग किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं P1 P2 और Q1 Q2 लाइक दैट। तो देखिए, अगर इसको P1 Q1 मान लिया है तो इसका रिजल्टेंट लेकर सकते हम R1। R1 का रेंज हो जाएगा 10 - 5 न्यूटन एंड 10 + 5 15 न्यूटन। और R2 की रेंज होगी 30 - 20 10 न्यूटन टू 20 + 30 50 न्यूटन। नाउ यू कैन सी इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज द बॉडी, इस साइड R1 है और इस साइड R2 है। R2 का रेंज है 10 न्यूटन टू 50 न्यूटन और R1 का रेंज है 5 न्यूटन टू 15 न्यूटन। इसका मतलब हुआ R1 5 से 15 के बीच में कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है और R2 10 से 50 के बीच में कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है। R1 अगर 5 न्यूटन रखते हैं तो R2 5 नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लेकिन R1 जब 10 लेंगे क्योंकि इसके रेंज में और R2 भी 10 लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। R1 अगर 11 लेंगे R2 भी 11 ले सकते हैं, बैलेंस हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। Hence we can say in this case also equilibrium is possible। और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। R1 का वैल्यू आप 6 न्यूटन रखो, नहीं होगा बैलेंस। इसका 11 रखो, इसका भी 11 रखो, इसका 11.1 रखो, यहाँ भी 11.1, यहाँ 11.3 रखो, यहाँ भी 11.3 रखो। सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज to balance the body, infinite number of possibilities to balance the body। मैं बता भी रहा हूँ, देखिए फोर्थ में पॉसिबिलिटी नहीं आ पाएगी। कैसे? वैल्यू है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट को आप मान लो R1। R1 का रेंज है 5 न्यूटन टू 15 न्यूटन और इन दोनों का रिजल्टेंट R2। R2 का रेंज है 20 न्यूटन टू 16। अब आप ये देखिए, बॉडी के ऊपर अगर ये फोर्स लगेंगे, R2 इधर R1 इधर, R1 है 5 न्यूटन से 15 न्यूटन और R2 है 20 न्यूटन टू 60 न्यूटन। R2 20 के नीचे नहीं आ सकता और ये 15 के ऊपर नहीं जा सकता। देयरफॉर इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। हम लोग बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते ये 4 फोर्स का इस्तेमाल करके। कभी भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस केस में। सपोज वी हैव अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्यूबॉइड है ये। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। ऐसा आप लोग भी ड्रॉ करिए डायग्राम। दिस इज द ओरिजिन O, दिस इज A, B, C, D, E, F and G कर देंगे। One 3-dimensional vector is placed with the tail of the vector at O and head at diagonally opposite corner E. ऐसा। This is vector P. We are assuming vector OE as vector P. This is a 3D vector, 3-dimensional vector, मतलब इसको 3 कंपोनेंट होगा। This vector is a 3D vector with origin coinciding with the tail and head coinciding with the diagonally opposite corner E। इस वेक्टर को 3 कंपोनेंट होगा।
वो इस डायग्राम में हम लोग को समझना है। इसमें और एक खास बात क्या है वो पहले आप समझिए। 2 डायमेंशनल वेक्टर में क्या होता है, लेट अस सी द डायग्राम। ऐसा होता है, ये एक वेक्टर है वेक्टर पी और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये तीनों एक प्लेन में आ गए। देखिए दिस ऑल आर लाइंग इन वन प्लेन ऐसे। तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। इन 3D वेक्टर में एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी आ जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा ये हम लोग नहीं कर पाएंगे इस केस में। तो जब 3 डायमेंशनली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये पेन को अगर मैं यहाँ रखता हूँ और ये एंगल अगर थीटा है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर थीटा है इस वेक्टर का, दिस इज द वेक्टर, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा है तो वाई एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा नहीं होगा, बिकॉज दिस एंगल जो मेरे थंब से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल 90 माइनस थीटा नहीं होगा, वो तब होगा जब ऐसा होगा। इस तरीके से रखा जाए तो ये थीटा और इधर वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ऐसे रखेंगे तो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। मगर इस पेन को ऐसे अगर घुमा देंगे, 3D बना देंगे, तो ये अगर थीटा है तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा नहीं होगा। ये डिफरेंस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा मान लेंगे, वाई एक्सिस के साथ बीटा मान लेंगे और जेड एक्सिस के साथ गामा मान लेंगे। तो तीनों एंगल के मदद से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। इसीलिए डायग्राम में देखिए आप, कोई वेक्टर इज वेक्टर पी, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा एज्यूम कर रहे हैं, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बीटा एज्यूम कर रहे हैं और जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल गामा एज्यूम कर रहे हैं। So vector P is making an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis. अल्फा हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर P and x axis. Similarly बीटा एंड गामा, बीटा हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर P and y axis. Similarly gamma is angle between वेक्टर P and z axis. ऐसा हो गया। तो इस डायग्राम में क्या होता है कि वेक्टर को डायगोनली रखा गया है कॉर्नर टू कॉर्नर, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा px, x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर px, रूल था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर cos एंड एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड एक्सिस, दिस इज वेक्टर p। तो वेक्टर p एंड x एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा है तो cos अल्फा। जो प्रोजेक्शन में मैंने रूल बताया था वो रूल ये बताया था, किसी भी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ या किसी लाइन, तो रूल क्या था कि टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर p then cos an angle between the given vector and line. Similarly py के लिए क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर p cos an angle between the given vector and given axis, and pz क्या हो जाएगा, सिमिलरली p cos px py pz। इस डायग्राम में px का मतलब हुआ है सर साउंड बहुत कम आ रहा है। सर इस डायग्राम में px इज p cos अल्फा। कैसे पता चला, जो डेफिनेशन था प्रोजेक्शन का कि वेक्टर p का मैग्नीट्यूड cos एंड एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द गिवन वेक्टर। तो इस डायग्राम में px जो है OC को बताता है, दिस इज इक्वल टू OC। py जो है p cos बीटा वो इसके बराबर, y कंपोनेंट के बराबर। तो px हो गया OC के बराबर, py हो गया OA के बराबर, OA और CB दोनों बराबर। तो py इज इक्वल टू OA,
दैट इज इक्वल टू CB। तो x कंपोनेंट का मतलब x एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू कितनी है, py का मतलब y एक्सिस के अलोंग उसकी कितनी वैल्यू है, OA या CB, और pz का मतलब है कि z एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू OG, एंड OG इज आल्सो इक्वल टू BE। तो ये O to G, B to E इक्वल है, C to B, O to A इक्वल है, O to C and B to A इक्वल है, दिस इज आल्सो इक्वल टू BA। डायग्राम से क्लियर है? अब इसमें पॉलीगन लॉ लगा के तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फ्रॉम polygon law you can see in the diagram, वेक्टर OC प्लस वेक्टर CB प्लस वेक्टर BE जोड़ेंगे तो OE के बराबर आ जाएगा। वेक्टर OE इक्वल्स वेक्टर OC प्लस वेक्टर CB प्लस वेक्टर BE। बोर्ड पे देखिए सभी लोग, डायग्राम से मैच कराते जाना है। OC now you can see OE की जगह पे लिख रहे हैं वेक्टर P, so OE वेक्टर इज वेक्टर P, OC वेक्टर इज P cos alpha, and direction is along x-axis, so I cap CB, यहाँ देखिए CB is PY, that is P cos beta, and direction is y-axis, and BE, B देखिए यहाँ पे है P cos gamma, and direction है z-axis के vector, therefore vector P can be written as P cos alpha is Px, P cos beta is Py, and P cos gamma is Pz। ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, that is equal to P cos alpha I cap P cos beta J cap and P cos gamma K cap। तो ये दो तरीके हैं 3D वेक्टर को एक्सप्रेस करने के। We can express a 3D vector either in this form or in this form। इसी दोनों तरीके से क्वेश्चंस में भी लिखा रहता है, क्वेश्चंस में भी यही दो फॉर्मेट में आपको वैल्यू लिखा रहेगा गिवन। टू डायमेंशनल वेक्टर के टाइम पे मैंने बताया था कि ओनली एनी ऑफ दिस टू, मैंने बताया था pxi प्लस pyj, और ये कंपोनेंट नहीं, वहां पे p cos अल्फा p sin बीटा आ जाता है, sin अल्फा आ जाता है, ये टर्म नहीं है। थ्री डायमेंशनल में अल्फा बीटा गामा तीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे रीजन मैंने आपको बताया कि सारे एंगल्स अलग अलग होते हैं हर एक एक्सिस के साथ, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अब डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में यहीं पे आपको बता दे रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे देखिए, यहाँ से cos अल्फा हो जाएगा px अपॉन p, cos अल्फा के, अच्छा पहले इसका मैग्नीट्यूड हम लोग तब डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे। मैग्नीट्यूड देखिए, इसमें वेक्टर p का मैग्नीट्यूड है, magnitude of vector from diagram we can see diagonal OE square is OC square plus CP square plus PE square। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्यूबॉइड के लिए PL स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये जो होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डायगोनल स्क्वायर होता है। बस वही मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है, मैथमेटिकल फार्मूला, diagonal of a cuboid is under root L square plus B square plus H square।
OE square is magnitude of the vector P square. OC square, यहाँ देखिए OC क्या है, PX. This is PX square. CB क्या है, यहाँ देखिए PY square. And B जो है PZ. Therefore, magnitude of the vector P or P is under root Px square plus Py square plus Pz square. This is the formula. टू डायमेंशनल वेक्टर में इन तीन में से दो ही रहेगा, इधर Px स्क्वायर और Py स्क्वायर रहेगा, Py स्क्वायर और Pz स्क्वायर रहेगा, ये नहीं रहेगा, एनी ऑफ द तीनों में से कोई रहेगा. अब यहीं पे डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कर लेते हैं, क्या होता है यहाँ पे बता दे रहे हैं. डायरेक्शन कोसाइन, यहां से cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी cos अल्फा इज px अपॉन p और cos बीटा यहां से हो जाएगा cos बीटा इज py अपॉन p एंड cos गामा यहां से cos गामा इज pz अपॉन p, ऐसा हो जाएगा. cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इन तीनों को यूज किया जाता है वेक्टर का डायरेक्शन बताने. बिकॉज ये अल्फा बीटा गामा जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वेक्टर कितने एंगल पे थ्री डायमेंशनल स्पेस में है ये जस्टिफाई नहीं होगा. अल्फा बीटा गामा में से कोई भी अगर मिसिंग है तो हम लोग वेक्टर को फिक्स नहीं करते. सो इन ऑर्डर टू नो अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए और ये तीनों एंगल मालूम. Alpha is cos inverse px by p, beta is cos inverse px py by p, gamma is cos inverse pz by p. इसलिए इन तीनों वैल्यूज को cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को ऑल टुगेदर वी कॉल डायरेक्शन. आपसे जब भी डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको यही वैल्यू बताना है, px by p का वैल्यू बताना है, py by p का वैल्यू बताना है, pz by p का वैल्यू बताना है. जब भी डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो ये तीनों वैल्यू बताना है और इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. डायरेक्शन कोसाइन इज अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें वेक्टर साइन कहीं नहीं है. और इसकी एक खासियत होती है वो यहाँ पे बता रहे हैं. डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके ऐड करने पे वैल्यू 1 के इक्वल आ जाता है. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करें तो ये 1 आ जाएगा. कैसे देखिए, cos स्क्वायर अल्फा का मतलब हुआ px स्क्वायर बाई p स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर बीटा का मतलब हुआ इसका स्क्वायर py स्क्वायर बाई p स्क्वायर और cos स्क्वायर गामा का मतलब इसका pz स्क्वायर बाई p स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर. यहाँ देखिए p स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर इज px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर. यहाँ देखिए मतलब p स्क्वायर को इधर अगर लाएंगे तो रेशियो 1 हो जाएगा. सेम चीज है ना, this divided by this, that is why it is equal to 1. Therefore cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर, डायरेक्शन कोसाइंस को स्क्वायर करके ऐड करने से इट बिकम्स इक्वल टू 1. नहीं आया तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी. cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1. अब साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा को एक साथ कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे. तो इन एक्सप्रेशंस का फायदा यह है कि अगर अल्फा बीटा गामा में से कोई दो मालूम है तो तीसरा इन इक्वेशंस की मदद से आ जाएगा. दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेना है. फिर उस रिजल्टेंट वेक्टर का
रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता करना है और रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी पता, दोनों सॉल्व करके लो। सर आगे आंसर। रिजल्टेंट, पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं क्योंकि रिजल्टेंट के बारे में ही पूछा गया है। तो रिजल्टेंट कैसे मिलता है? दोनों वेक्टर का सम ले लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए है आई माइनस जे माइनस के प्लस वेक्टर बी यहाँ है -3i प्लस 2j प्लस 5k। रिजल्टेंट हो जाएगा -2i प्लस j प्लस 4k। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √4 plus 1 plus 16. It is √21. We have to find, in the first part, we have to find unit vector r cap. R cap indicates unit vector in the direction of vector r. Definition क्या है? इसके मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर r में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर r यहाँ है -2i प्लस j प्लस 4k, इसमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो वी आर गेटिंग यूनिट वेक्टर r cap. दिस इज यूनिट वेक्टर r cap. ये आंसर हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में डायरेक्शन को यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू बताना है। ये तीनों वैल्यू बतानी है। कॉस अल्फा क्या होता है? एक्स कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा क्या होता है? वाई कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड। और कॉस गामा होता है जेड कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर एक्स देखिए क्या है, ये है -2, आर है √21। Similarly, ry by r, ry is 1, magnitude is √21, and rz is 4, 4 divided by √21। तो ये जो तीनों वैल्यू है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, these are direction cosines। ये इसका आंसर हुआ। In this particular question, 2 वेक्टर की जगह मैंने 3 वेक्टर दे दिया है। बाकी सारा स्टेप वही है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही है। 2 की जगह 3 वेक्टर दिया हुआ है और तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करना है और डायरेक्शन कोसाइन बताना है। इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर, तीनों वेक्टर का सम ले लेंगे, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को ऐड किया जाए तो वेक्टर आर इज आई प्लस आई 2i, -j प्लस j कैंसिल, -j बचेगा और k और -k कैंसिल, इतना ही आएगा। सो मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर इज √4 plus 1 √5। So unit vector in the direction of resultant vector is given by this formula. So it is 2i minus j upon √5. This is the answer to first part of the question. Second part में डायरेक्शन को साइन बताना था। देखिए यहाँ cos alpha rx by r, rx is 2, so 2 upon √5, cos beta -1 यानी ry divided by r √5, cos gamma, z कंपोनेंट है ही नहीं, 0। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के केस में मल्टीप्लिकेशन जो है उसका 2 तरीका है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा टाइप इसमें नहीं होता, ओनली 2 टाइप्स। पहला जो प्रोडक्ट का तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट।
दो वेक्टर के बीच में जो प्रोडक्ट लिया जाता है, और दूसरा प्रोडक्ट लेने का तरीका उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस। ये नाम ऐसा क्यों दिया गया है वो समझिए। स्केलर प्रोडक्ट नाम इसलिए है कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है या स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है तो रिजल्ट जो है स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए नाम पड़ गया स्केलर प्रोडक्ट। और सिंबल यूज करते हैं डॉट का, इसलिए इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट दिया। क्यों ऐसा है देखिए, वेक्टर p और q के बीच में अगर स्केलर प्रोडक्ट लिखना है तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं p डॉट q, यानी वेक्टर p और q के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया गया। ये डॉट की वजह से इसका नाम डॉट प्रोडक्ट पड़ गया, और इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसका नाम दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में आप पढ़ने वाले हैं p डॉट q करें या q डॉट p करें, इन दोनों की वैल्यू एक बराबर आती है, दोनों ही इक्वल होता है। सिमिलरली यहाँ पे डॉट की जगह क्रॉस यूज करते हैं, इसलिए नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। और इस केस में जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए दूसरा नाम इसका है वेक्टर प्रोडक्ट। डिनोट कैसे करते हैं, p क्रॉस q। और इस केस में एक माइनस साइन लगाने पे q क्रॉस p के बराबर हो जाता है। तो ये अभी जो हम लोग डेफिनेशन इसका पढ़ेंगे उस समय आपको समझ आएगा कि ये दोनों इक्वल कैसे होता है, और इस केस में एक माइनस साइन लगाने से क्यों इक्वल होता है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ये जो रिजल्ट आएगा दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी के बेसिस पे नाम दिया गया है। डॉट यूज हुआ है इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस यूज हुआ है इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी है इसलिए नाम स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो यही दो तरीका है वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट लेने का, एक का नाम है डॉट प्रोडक्ट और दूसरे का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वन बाय वन हम लोग ये दोनों केस डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला केस आ गया डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। तो इसका जो डेफिनेशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्शन के टाइम पे मैंने ये डायग्राम आपको बताया था कि सपोज दिस इज वेक्टर p और एक और वेक्टर है वेक्टर q, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो p का प्रोजेक्शन q पे लेना मैंने आपको बताया। सपोज दिस इज द टेल ऑफ वेक्टर p एंड दिस इज हेड। प्रोजेक्शन कैसे लिया गया था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला। तो इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज p cos थीटा, और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर p ऑन वेक्टर q। यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इसी डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स p and q is defined as projection of first vector on the second vector. It is product of projection of vector p on vector q multiplied by into magnitude of second vector। ये इसका डेफिनेशन है। इसको फर्स्ट वेक्टर मानेंगे और इसको सेकंड वेक्टर मानेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर p ऑन द सेकंड वेक्टर q कितना है, p cos, और मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कितना है, q। इसीलिए p डॉट q का डेफिनेशन हो गया p q cos थीटा। दिस इज द डेफिनेशन। इसी तरीके से अगर q डॉट p करना है तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया सेकंड वेक्टर। इस डेफिनेशन में आ जाइए, प्रोजेक्शन ऑफ q ऑन p q cos थीटा,
into magnitude of the second vector that is p, और ये सारे के सारे स्केलर्स हैं, तो इसलिए पी क्यू कॉस थीटा, यानी पी डॉट क्यू करो या क्यू डॉट पी करो, आंसर सेम आ रहा है आरएचएस में। दोनों ही केस में देखिए आंसर इज सेम, दैट इज व्हाई पी डॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट पी इज इक्वल टू पी क्यू कॉस। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आगे पीछे आपने कर दिया, ए डॉट बी और बी डॉट ए कर दिया, दोनों बराबर होता है। इट इज जस्ट लाइक 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, इक्वल आता है। तो डॉट प्रोडक्ट में भी ये इक्वल आता है, ये इसमें बेनिफिट है कि डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने से देयर इज नो डिफरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ cos थीटा कैन बी 0, cos थीटा कैन बी पॉजिटिव, cos थीटा कैन बी नेगेटिव, इसलिए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी 0 ऑल्सो। दो क्वांटिटी, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो ये 0, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ और ये प्रॉपर्टी है, तीनों में से कुछ भी वैल्यू आ सकता है। और इनमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डॉट प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर। जो तीन वेल डिफाइंड वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना। देखिए यहाँ पहला है आई डॉट आई, दूसरा है आई डॉट जे एंड देन आई डॉट के। ये तीनों कितना कितना इसकी वैल्यू होगी। फिर जे डॉट आई, जे डॉट जे एंड जे डॉट के, इन तीनों की वैल्यू। और फिर के डॉट आई, के डॉट जे एंड के डॉट के, इन तीनों की वैल्यू। तो सबसे पहले आप लोग बताइए आई डॉट जे जब लेंगे तो आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? आई कैप और जे कैप के बीच में कितनी एंगल होती है? बताइए कितना एंगल है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। और 90 डिग्री एंगल होगा तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड एंड कॉस 90 0 हो जाएगा। आई डॉट जे एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पी डॉट क्यू, तो पी क्यू कॉस थीटा आता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया एंड कॉस 90 हो गया, तो ये 0 हो गया, यानी आई डॉट जे 0 रहेगा। आई और के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होती है, जे और आई के बीच में भी 90, जे और के बीच में भी 90। जहां जहां एंगल 90 होता है वहां वैल्यू 0 हो गया। के और जे के बीच में भी एंगल, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब बच गया 3 टर्म, तो 6 तो टर्म 0 ही हो चुका, बाकी 3 टर्म 1 होता है। क्यों 1 होता है? यहाँ देखिए आई डॉट आई करें तो पी भी आई कैप है और क्यू भी आई कैप है, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, तो आंसर इज 1, यानी आई डॉट आई इज 1, सिमिलरली जे डॉट जे इज 1 एंड के डॉट के इज 1। तो इन तीन केस में वैल्यू 1 होता है, बाकी 6 केस में 0। इसलिए याद रखना बहुत ही आसान, यानी सिमिलर टाइप रहेगा आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन तीनों में 1 होता है, बाकी 6 के 6 टर्म 0 होते हैं। सिमिलरली और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर पी डॉट टी किया तो कितना है? तो यहाँ पी डॉट क्यू यहाँ से इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, पी और क्यू दोनों सेम है, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड पी एंड पी दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो दिस इज पी स्क्वायर, यानी पी डॉट पी करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू डॉट क्यू करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ए बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर वेक्टर है, इधर मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा।
अगर एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, उसमें एन कैप से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका वैल्यू बताइए आप लोग कितना आएगा। तो एन कैप इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, सो 1 स्क्वायर, आंसर इज 1।